नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। घोषणाओं का दौर है, शिलान्यासों का दौर है, कार्यक्रमों का दौर है। पता करो कहीं चुनाव, सही में चुनाव चल भी रहे हैं और सामने चुनाव भी। इस बीच उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहा है। अगले महीने दिसंबर में 8 और 9 दिसंबर को यह कार्यक्रम होना है, देहरादून में होना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे तन्मयता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लगे। अभी उन्होंने लंदन का दौरा किया, फिर खाड़ी देशों का दौरा किया। लगभग 55,000 करोड़ का उन्होंने जो अभी तक एमओयू किया है, लगभग 55,000 करोड़ का, और उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का टारगेट दिया, ऐसा उन्होंने मीडिया को। लेकिन क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास जमीन पे उतरेगा और उत्तराखंड के लिए शुभ संदेश लाएगा? उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने 2018 में बहुत बड़ा समिट हुआ, लोग आए, व्यवसायी आए, कई व्यवसायी घराने भी आए और उन्होंने कमिट भी किया। कुछ लोगों ने यहाँ व्यवसाय बढ़ाया और बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते हुए, लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी की जो कार्यशैली है उससे लगता है कि 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं और उसमें अगर आधा भी अचीव कर गए, इस प्रदेश के छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के अमनदीप सिंह। अमनदीप, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी है। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी है। रवि शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री, दौर चला, बहुत प्रचार प्रसार हुआ और बहुत सी कंपनियां आई। आने के बाद कई एमओयू भी हुए और जब उस दौर में देखा गया तो बड़ी उम्मीदें भी, लेकिन जब एक दौर ये भी आया कि उस उम्मीद को झटका भी। लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी जिस तन्मयता के साथ लगे, क्या लगता है इस राज्य के लिए कुछ मिलने वाला है? रवि शरण, देखिए, पहले भी इस पे ये राज्य जो है विविधता का पहाड़ी, तो यहाँ पे अगर हम कोई ला रहे हैं इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्टर इस हिसाब से आना चाहिए कि वो हमारी भौगोलिक विविधता को परिपूर्ण करता हो। मतलब कि जो भी वो वेंचर लगाए, जो भी व्यापार करे, वो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों दोनों को इसी तरह से समाहित करे और उससे जनता को फायदा हो। अब यहाँ दो चीजें, धामी जी क्या कर रहे हैं इस पर बहस करने के लिए ये उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी वो कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो वो कर पाए, बहुत सी चीजें हैं जो अभी वो करेंगे। अभी जो मेन मुद्दा है वो कि जब हम ये इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं तो क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी जो विविधता है, भौगोलिक विविधता, उसमें जो स्वरोजगार उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम थोड़ा और इनरिच करें। हम क्या कोई इन्वेस्टर इस तरह से नहीं ला सकते जो हमारे विभिन्न अंचलों में बढ़ रहे व्यापार पे पैसा लगा सके और उसको एक व्यावसायिक रूप दे सके? मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे कुछ जगह पे पिरूल के प्रोडक्ट्स बनाने का शुरुआत, उन लोगों के पास अभी फाइनेंशियल क्रंच है। आप देखिए, होम स्टे एक बहुत बड़ी चीज है जो मतलब उत्तराखंड में बहुत तेजी से बनती है। कई सारी जगहों पे मूल व्यवस्थाओं की दिक्कत है, जैसे बिजली दे दीजिए कई जगह। इसके अलावा अभी बच्चों ने काफी सारे मतलब यंग जनरेशन ने काफी सारी नई चीजें, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो आप देखेंगे काफी सारे जगहों पे नए नए तरीके से लोग जो है दिए और उससे जुड़े प्रोडक्ट बना रहे हैं, कई कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश सफल इसलिए नहीं हो पा रही है कि उनका जो ओवरऑल स्पैन है, जो फैलाव है, वो बहुत छोटा है, पूंजी बहुत कम। तो मैं जरूर चाहूंगा अगर प्रयास हो रहा है और सरकार प्रयास कर रही है तो उसको ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो भौगोलिक विविधता है उसको इनरिच करते हुए किस तरह से हम यहाँ व्यापार बढ़ाएं। अन्यथा क्या होगा कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट आए,
हालांकि पिछली बार भी कहा गया था, उसमें से जो मतलब टीवी चैनलों ने ही रिपोर्ट किया, कई लाख करोड़ के वादे के बाद 17,322 करोड़ का ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ। खैर जो भी हुआ, मेरा कहना उसमें यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जिस तरह से चले, उसमें जब तक हम इन विविधताओं का ध्यान नहीं देंगे, जब तक हमारा चमोली का, बागेश्वर का, पिथौरागढ़ का जो हमारा स्वरोजगार वाला व्यवसायी है उसके पास कैश नहीं पहुंचेगा, या हमारे जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो जब तक उन दिशाओं में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उन तरफ नहीं जाएंगे, तब तक विकास की परिभाषा जो है वो कहीं ना कहीं देहरादून और हल्द्वानी तक के रह जाएगी। हम जरूर चाहेंगे, सरकार प्रयास कर रही है और इसको कुछ इस तरह से करे कि इसमें बढ़ावा हो, न कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और देहरादून और हल्द्वानी को देख के रुक जाए। मैं आपके पास लौटूंगा और जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि उत्तराखंड के व्यवसायी पूरे देश के विदेशों में, क्या एक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि रिवर्स व्यवसाय पलायन, जो व्यवसायी है वह यहाँ के विषय में सोचे और उत्तराखंड में आए। हम लोग पूरे देश विदेश के लोगों को रिझा रहे हैं, हम लोग पूरे देश विदेश के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी अभी भी कहने को यह है कि उत्तराखंड में जो रिवर्स पलायन है वो हम उसमें नहीं जा पा रहे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो अभी दूसरा पक्ष था वो यही है। देखिए, रिवर्स पलायन क्यों हुआ, सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान, अगर कोई गया तो उसके पास कुछ कारण रहे होंगे, या उन व्यवसायियों को आज के दिन जो भी सरकार कर रही है, सरकार कुछ ऐसे कदम ले रही है जिससे उनको विश्वास हो कि भैया वो पलायन की स्थितियां अलग थी और अभी हम जो है किसी और स्थिति में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से वो रिवर्स पलायन करेंगे। पर रिवर्स पलायन कराने के लिए आपको मतलब सरकार को हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि साहब पलायन के मूलभूत कारण क्या। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, होम स्टे जितनी बड़ी चीज, अगर वहां पे बिजली की समस्या है तो फिर रिवर्स पलायन के लिए तो जो रिवर्स पलायन व्यवसायी करना चाहेगा तो इसको रुकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके पास। अमनदीप, बहुत बड़ा प्रयास है और इस प्रयास की सराहना की चाहिए, लेकिन सराहना के साथ साथ अगर कोई कमियां हैं तो आप उसको बता भी सकते। नरेंद्र तिवारी आज भी मतलब स्वर्ण अक्षरों में उत्तराखंड में माने जाते हैं। उनके इतिहास है कि जिस तरह के व्यवसायियों को वह अपने बल पे लाए, दोबारा कोई नहीं ला पाए। लेकिन इस बार जो प्रयास है वह प्रयास ये बता रहा है कि हो सकता है कि हम उसके आगे भले न निकल पाए, लेकिन वहां तक हम पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है, यह प्रयास सफल होता दिखता है अमनदीप? जी देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि आप सही बात, जो प्रदेश उत्तराखंड में कार्य किए इस प्रदेश को बढ़ाने के लिए, चाहे वो भोपाल हो चाहे हो, तो कहीं से कहीं तक भी उन्होंने अपनी हमारे प्रदेश की कीट नहीं लगती थी देश के अंदर। और देखिए, अगर वर्तमान सरकार, मैं कहूँगी अगर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लाने का कार्य कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, मतलब मैं कहूँ कि अभी देखिए इतनी मेहनत जो सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, अच्छी बात है। इसके लिए हम वो नहीं कहते, क्योंकि देखिए प्रदेश का कार्य है तो विकास की गति को बढ़ाने का कार्य है, लेकिन वह विकास की गति हमें धरातल पर नजर आएगी, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले भी भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके शासनकाल में 2018 में भी, उस समय भी इन्वेस्टर मीट हुआ था, जिसके अंदर 601 प्रस्तावों पर पारित किया गया था सरकार द्वारा, और 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर हुआ। लेकिन वह 70,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो प्रदेश के लिए हुआ, तो धरातल पर नजर नहीं है। धरातल की स्थिति देखिए, 18 के बाद भी हमारे प्रदेश में पलायन हुआ था, उससे पहले भी पलायन हुआ था, आज भी पलायन हो रहा है। तो सरकार अगर इन चीजों पर ध्यान दे रही है तो दूसरी ओर उन्हें इन्वेस्टर्स लाने चाहिए। नो डाउट बाहर से भारी व्यक्ति आएगा, भारी इन्वेस्टर आएगा, पैसा प्रदेश के अंदर राजस्व बढ़ेगा प्रदेश का। लेकिन सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है कि हमें ये भी देखना होगा कि वह कंपनियां, ये ना हो कि वो कंपनी, मैं कहूँ कि यूपी से आ रही है, पंजाब से आ रही है, या हमारे देश से बाहर से आ रही है, तो वर्कर्स भी वहां के ला रही है और अपने एमडी और मैनेजर वगैरह भी वो अपने स्टेट के बना रहे हैं। तो हमारे युवाओं के लिए ये सरकार को, मेरा जो मानना है उसका युवा होने के नाते, ये चीजें उनको खुद साइन करवानी चाहिए। आपके द्वारा जो भी काम कर लोग रखे जाए वो हमारे प्रदेश के हो। लेकिन अमनदीप, व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो कहाँ से सही है?
अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आ रही है, आईटी सेक्टर की आ रही है, मैकेनिकल सेक्टर की आ रही है, टेक्निकल सेक्टर से आ रही है, तो जो उसके हायर क्लास की जिसकी आप बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे प्रदेश में ना हो, लेकिन जो लोअर लेबर क्लास है, लो लेवल के लोग हैं, उनके लिए तो आप ये बात कर सकते हो। लेकिन हायर की अगर आप बात करने चाहते हो, हायर एजुकेशन की बात करने चाहते हो, टेक्नोक्रेट की बात करने चाहते हो, तो हो सकता है आपके प्रदेश में ना हो। तो ऐसी चीज सोचने से पहले क्या जमीन आपको लगता है कि हम ऐसी जमीन तैयार कर चुके हैं कि हमारे पास ऐसे लोग उपलब्ध होंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आज हमारे प्रदेश का नाम कहीं आता है और देहरादून का नाम खासकर कहीं आएगा, तो वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में सबसे आगे, ठीक है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री में सबसे आगे है। सबसे अच्छी एजुकेशन हमारे प्रदेश के अंदर हमारी युवाओं की है। ठीक है, हमारा प्रदेश सबसे पढ़ा लिखा युवा हमारे प्रदेश में रहता है। तो मैं इस बात में कोई गलेज नहीं है बोलते हुए मुझे भी कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है कि हमारे पास ऐसे प्रदेश में युवा नहीं है जिनको ऐसी नौकरियां ना मिल सके। क्यों आज हमारा प्रदेश का युवा हमारे प्रदेश को छोड़कर बाहर अच्छी नौकरियां कर रहा है? देखिए ये सब चीजें बहुत, लेकिन वही है ना, ये जो आपके यहाँ कैपेबल लोग होते हैं, जो थोड़े से हुनरगार होते हैं, वो आपके प्रदेश को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए आपके पास जमीनी रूप से कोई प्लान नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव वर्मा जी, बधाई हो जिस तरह से अभी शुरुआत हुई आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस बात को कहने को। मैं ये भी नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार ने जिस तरह से, माननीय मुख्यमंत्री आप कह सकते हो कि लंदन गए, उसके बाद खाड़ी देशों में अबू धाबी गए, दुबई गए, और जिस तरह का रुझान जैसा उन्होंने अभी दिखाया है कि लगभग हमारी समझ से 55,000 करोड़ का ये मूवी उन्होंने साइन कर लिया है, 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। और उस बात के साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि कुछ उम्मीदें जग रही हैं। और अगर उम्मीदें जग रही हैं तो क्या पिछली बार की तरह ऐसा कि हम हवाई बातों पे रहेंगे, जमीनी रूप से हमें देखने को, सुनने को रिजल्ट मिलेगा? संजीव वर्मा जी। संजय जी, सौभाग्य है ये जी, जहाँ युवा दृढ़ इच्छा शक्ति और एक स्पष्ट मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पुष्कर सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में जी, और उनकी सोच है कि मुझको उत्तराखंड को आत्मनिर्भर 2025 में मुझको पूरे देश भर का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बनाना है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मैंने सबसे अधिक करना है। यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश का लक्ष्य है, उसके लिए वो लगातार देश और विदेश की यात्राओं पर जा रहे हैं। और ये एक मैं सोचता हूँ उनके नाम एक बड़ा कीर्तिमान होगा। पिछले मुख्यमंत्री भी 6 समय प्रस्ताव लेके आए थे, वो भी कीर्तिमान कर रहे। मेरी बात पुष्कर सिंह धामी जी पहली बार देश और विदेश के दौरे पर गए। वहां से जितने भी औद्योगिक घराने उनको उत्तराखंड की ओर आकर्षित करने का वो काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की शांत फिजाएं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है, यहाँ पर काम करने वाले अच्छे। और सबसे बड़ी बात जो विश्वास जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा कर रही है, वह है एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में जो बड़े उत्साह के साथ और उनकी बात का को वजन देते हैं, जिस तरह से लोग देवभूमि के और आकृष्ट हो रहे हैं। अभी तक 55,000 करोड़ रुपए का जो MOU लंदन और दुबई की और यूएई और अपने देश में कई बड़े राज्यों का उन्होंने दौरा किया। और यह क्रम अनवरत जारी रहने वाला है। उनका एक स्पष्ट सोच है कि मुझको पलायन मुक्त स्वरोजगार के रूप में पूरी तरह से एक संपन्न स्टेट GDP को मैंने डबल करना है। मैंने हर हाथ को काम देना है। यहाँ का युवा रोजगार के लिए पलायन ना करे,
इस प्रकार का एक वातावरण डेवलप करना है और वो अपने तमाम मनसूबों में पूरी तरह से कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का उनका जो लक्ष्य है, मैं सोचता हूँ समय से पूर्व वो पूरा होने वाला है और मुझको तो ऐसी भी उम्मीद है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो हमारा मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है वो एक्सीड हो जाए, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ जाए। जिस तरह से लोग एक तरह से आकर्षित हो रहे हैं देवभूमि की ओर। और दूसरी चीज यह है संजय जी, देखिए देवभूमि को एक पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान मिली। हमारा उत्तराखंड टूरिज्म प्रदेश है, टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ पर नए नए जो अभी रोडवेज की हमारी योजना परियोजना है, एक्सप्रेस हाईवेज और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, 1.5 लाख करोड़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजना यहाँ पर चल रही है और पहाड़ तक रेल का जो एक सपना हुआ करता था वो बहुत चलिए इसी से संबंधित एक बहुत दो प्रश्न है जी। एक तो जो उत्तराखंड के प्रवासी जो देश विदेश में बड़े व्यवसायी हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्लान बनाया गया है? कोई ऐसी योजना तैयार की गई है कि आप उत्तराखंड के व्यवसायी है, उत्तराखंड में आइए, ये आपको स्पेशल रूप से ये सुविधा दी जाएगी? दूसरा, पहाड़ पे जाने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी क्या व्यवसाय के लिए कोई योजना है? संजय जी देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय और प्रवासी उत्तराखंडी जो विदेशों में बस गए और या अन्य राज्यों में बड़े व्यवसाय और एक अच्छी नौकरी और के लिए गए थे, किंतु अन्य राज्यों में व्यवसाय वहां पर डेवलप कर जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रवासी प्रकोष्ठ अपने यहाँ सरकार में इस तरह का एक डेवलप किया है जी। और वो लगातार जितने भी उत्तराखंड से संबंधित बड़े उद्योग उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनको उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो कैलिबर है, वो अपने प्रदेश के युवाओं के लिए, अपने प्रदेश के में रोजगार को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, अपने प्रदेश को और ज्यादा विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो काम आए। क्योंकि एक जिस प्रकार से कहा जाता है कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, किंतु हम उस चीज को पूरी तरह से उल्टा करना, पहाड़ का पानी तो काम आने लगा, 18% जीएसटी आपने लगा ही दिया। पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा, पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। और जितना हमारा युवा बाहर गया है वो, और संजय जी देखिए, मैं आज कहीं पढ़ रहा था, हमारे यहाँ के इतने सक्षम और बड़े बड़े उद्योगपति और इतने बड़ा एक तरह से अच्छी जगहों पर, प्रतिष्ठित जगहों पर यहाँ पे लोग डेवलप हुए हैं। कई हमारे इंजीनियर्स हैं, IT से वही प्रश्न तो आपसे सर किया, मुझे भी जानकारी है, तो इसीलिए मैंने किया उनके लिए क्या कोई विशेष प्लान तैयार किया गया है कि नहीं? सर मैं वही बता आपको, जो मैंने कहा कि प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया गया है और उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको साथ साथ ये भी बताया है कि आपको हम सरकार विशेष सुविधाएं देगी और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आपको अपनी योजनाओं को लेकर कहीं भी अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा और आप जैसे आएंगे आपको विशेष सुविधाएं देंगे। चलिए ठीक है जी। रवि सर जी, संजीव वर्मा की बातों को आपने सुना, 2 प्रश्न हमारे थे, उसी प्रश्न को मैं आपके पास लाता हूँ। एक तो ये कि जो उत्तराखंड के लोग या बड़ा व्यवसायी जो उत्तराखंडी है, विदेश में देश में अपने व्यवसाय को बड़ा कर लिया है, उसके लिए इनके पास क्या आपको लगता है कि स्पेशल कुछ इन्होंने बना रखा होगा? दूसरा, जो रोजगार आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहाड़ के लिए भी कुछ है व्यवस्था?
जी। पहला, अगर कुछ बना भी रखा है तो वो धरातल पे होता है। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे व्यवसाय, मतलब आप जो छोड़ के देश के बाहर चले गए उनकी तो बात छोड़िए, बजाज और टाटा जैसी कंपनियां हैं जिनके प्रपोजल किस लेवल पे और क्यों करके एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, ये कहना इस फोरम पे उचित नहीं होगा, फिर वही बात हो जाएगी, मैं आरोप लगाता हूँ। लेकिन ये जरूर भाजपा के जो भी है प्रवक्ता को देखना चाहिए उनको कि क्या वो तो विदेशी नहीं है, टॉप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कोई परियोजना बना रहे हैं तो सपनों में तो ना रहे। हाँ, आपने परियोजना बनाई, आप जब बात करते हैं तो आप कम से कम ये तो बताइए साहब, मैंने 3 साल पहले ये परियोजना बनाई, 5,000 लोगों को कांटेक्ट किया, ये एक दो जो है ना, ये 2 आ गए हैं यार, एक्चुअली 1-2 भी नहीं है। ये ज्यादा मतलब दिक्कत वाली कि परियोजनाएं बन रही हैं तो वो धरातल पे क्यों नहीं आ रहे, पहला। दूसरा, मैं नहीं जानता कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना पहाड़ के लिए, कितना उसके लिए, लेकिन अभी जिस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट में कंपनियों के नाम आ रहे हैं, फिर मैं परहेज करूंगा इसमें उन ऑब्जेक्शंस को उठाने पे जिसमें कंपनी की स्थायित्व, उनके लोकेशन और उनसे की गई डील पे सवाल, मैं परहेज करूंगा उनको उठाने। फिर भी ये ज्यादा दिखता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कंपनियों के नाम मुख्यमंत्री जी ने गिनाए, वो सारे जिस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआती में कहा था कि सिर्फ उत्तराखंड का विकास हल्द्वानी और देहरादून के विकास से नहीं होगा। इसके लिए, विकास के लिए आपको बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये संभव है आपके पास, आपके लिए, कि बहुत सारे लोग ना जाए, पर हमको कुछ ऐसे इन्वेस्टर चाहिए जो हमारे स्वरोजगार करने वाले युवा को स्ट्रेंथन कर सके, फाइनेंस कर सके, ताकि वो अपने रोजगार को, और विपणन एक बहुत बड़ी समस्या है, विपणन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उस दिशा में कहीं कोई काम होता दिख नहीं रहा। हम एग्जाम्पल ले लें, अगर बगल का प्रदेश या हमारा ही भाई था जो 2000 के बाद कुछ जरूरतों की वजह से अलग हो गया और हम अलग। आप वहां पे देखिए तो विपणन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई, वो बहुत बड़ा है, वहां 70 से ज्यादा जिले हैं, तो भी कम से कम 3 जिलों में यह नजर आता है कि विपणन के लिए एमएनसीज हाथ थाम रही हैं गांव में खड़े उस युवा का। लेकिन यही चीज अगर हम अपने उत्तराखंड में देखें तो हमको कहीं नजर नहीं आती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इन्वेस्टमेंट को हमारे पास मतलब हमारी भौगोलिक विविधता के हिसाब से होना चाहिए, तो हम ये देखें 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का आंकड़ा गिनाएं, इसकी बजाय हमको लगता है, यदि हम सोचें जनता की तरफ से कि साहब चलो हमारा इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये तो सपने हैं, हम रात को देखते हैं, सुबह आके बोल देते हैं। हम अगर उसकी बजाय ये देखें और ये करें कि चलो हमारे पास 65 एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल डेटा है, 65,000 करोड़ आया, जिसमें से 40,000 करोड़ शहरी एरिया में आया, 25,000 करोड़ जो है हमारा पठारी एरिया में। तो ये बहुत जरूरी है, हम इसको देखें। एक बात चूंकि आपने कही थी, मैं उसको बता दूं, 18% आपने कहा था, मैं धन्यवाद देता हूँ वीआईपी चैनल और आपका, इसी चैनल पे सबसे पहले ये बात मैंने उठाई, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले यही चैनल है जिसने इसको मीडिया में कोट किया था, और उसका असर ये रहा कि जो डाकखाने की वेबसाइट है वहां से भी हट गया, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे उस दिन भाजपा की तरफ से ये आया कि साहब वो जो है ऐसा था नहीं, हालांकि था, वो डाकखाने की साइट से हटाया, वो दोनों है कि साहब 18% जीएसटी और बिना 18% जीएसटी। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस चैनल को, जिसके इनिशिएटिव की वजह से, जहां पे कहने की वजह से कुछ चीजों में अंतर है। धन्यवाद रविशंकर जी। अमनदीप, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिन चीजों से ये राज्य पिछड़ा था, जो उम्मीदें, उन सब के लिए 2000 में ये राज्य 10 साल संघर्ष में जमीनों के लोग उतरे, औरतें उतरी, मातृ शक्तियां उतरी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है राज्य में, और उम्मीदें बहुत थी कि हमारा राज्य बना है, पहाड़ का राज्य बना है, पहाड़ियों के लिए राज्य बना है, जो विकास है वो दूर दरस तक जाएगा, पहाड़ पे जाएगा, लोगों की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि पहाड़ के लोग जब विकास पहुंच पा रहा है, अब तो लोग भी नहीं दिखते, गांव के गांव खाली होने लगे,
और उसके लिए न कांग्रेस ने कोई प्रयास किया कि पलायन रुके, न भाजपा ने प्रयास किया। और इन सब के बीच ये जो बड़े औद्योगिक घरानों को लाने का प्रयास किया जाए, तो क्या ये माना जाए कि वहां पे रोशनी चलेगी, वहां पे रौनक बढ़ेगी, वहां पे लोग गुलजार होंगे, वहां का माहौल सही होगा, पहाड़ फिर से लोगों के लिए वो सुंदर जगह बनेगी? अमनदीप, देखिए सर, जिस प्रकार से ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ देखा जाए तो देखिए, अभी मैंने ये बात पहले भी कही थी कि अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कंपटीशन चल रहा है कि ये देवेंद्र रावत जी 70,000 करोड़ का इन्वेस्टर लेकर आए, मैं इतने हजार करोड़ का लाऊंगा। ये चीजें जो सर धरातल की स्थिति होती है ना, जो वो अलग है, वो हवा में नहीं, वो डिफरेंस है दोनों। अब जैसे मैंने इससे पहले बताया कि 601 प्रस्तावों पर 2018 में सेंक्शन हुआ, जिसके अंदर टूरिज्म था, हॉस्पिटैलिटी थी, ऊर्जा विभाग था, कृषि था। तो ये सब जो चीजें थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर। अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से हमारी देवभूमि को चमकाने का कार्य सरकार के नेतृत्व में पूरे तरीके से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये चमकाने का कार्य तब तक ही चलेगा जब तक ये इन्वेस्टर समिट, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ में हमारे प्रदेश की जनता फिर उस जो हमारी बहुमूल्य देवभूमि है उसको वैसे देखना शुरू कर देगी। उस चीज से सरकार, पहले तो बीच में स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन आज अब तुरंत फटाफट एकदम ये इन्वेस्टर समिट का जब बिगुल बजा तो एकदम सारी चीजें बहुत गति से होने लग गई। तो ये सब जो सवाल है, ये सवाल उठने बनते भी है सरकार पर। एक तरफ वाहवाही अगर सरकार को बटोरनी है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि हमारे प्रदेश के अंदर धरातल पर क्या स्थिति है। अभी इससे पहले सर जाते जाते तो पलायन की बात हुई, पलायन पर सर अगर हमारे प्रदेश के अंदर हमारे युवा को उसके मुताबिक सैलरी पैकेज नहीं प्राप्त होगा, तो वो स्वाभाविक बात है कि वो दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख करेगा। आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए, मैं दिल्ली खुद जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, हमारे बीच में प्रवक्ता बैठे हैं वो भी जाते होंगे। हमारे प्रदेश उत्तराखंड के इतने युवा दिल्ली के अंदर आज जॉब कर रहे हैं। आधे से ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ होटल लाइन में इतने ज्यादा जिन्होंने एचएम कर रखा है, आज वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। विदेशों में हमारे लड़के जॉब कर रहे हैं। तो इससे क्या है, मतलब ये उद्योगपति लाना, उद्योग लाना, राजस्व हमारे प्रदेश का बढ़ाना अच्छी बात है। लेकिन ये ना हो कि वो जो पहाड़ों की शांति है, पहाड़ों का नेचर जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के पहाड़ों के लोगों का नेचर है, उसके अंदर वो जो चीजें हैं वो खराब ना की जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, पैसा आएगा, वो बात ठीक है। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर दूसरी ओर सरकार के नेतृत्व में ये भी देखा जाए कि हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। हमारे प्रदेश के अंदर जो बाहर से बाहरी युवा जो आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया में सभी के पास फोन है, सबको देखने को मिलता ही है। तो सर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने इससे पहले भी कहा 70,000 करोड़ हमारे प्रदेश के लिए इन्वेस्टर आते हैं, जो 2018 में त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन वो 70,000 करोड़ कहाँ है? आज ये सवाल है कि आज हमारे पास 70,000 करोड़ से कम नहीं होता। 70,000 करोड़ आज हमारा, अगर प्रदेश कहूँ 70,000 करोड़ अगर 2018 में आया, तो वो 2018 का 70,000 करोड़ रुपया हमारे खाते में कहाँ लगा? सर, आप ही का प्रश्न देते भारतीय जनता पार्टी से। संजय वर्मा जी, आपने बड़ी जोर दे करके वजनदार ढंग से कहा, जो इन्वेस्टर की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, आपका मेन फोकस टूरिज्म। उत्तराखंड धर्म प्रदेश है, धार्मिक रूप से पहचान है इसकी, आध्यात्मिक प्रदेश माना जाता है। और इसके साथ जब आप टूरिज्म पे ही अपने को फोकस करते हैं, और जो ये विकृतियां आ रही हैं, जैसा अभी अमनदीप ने कहा कि बीच में हम लोगों ने देखा जिस तरह से लोगों ने यहाँ आकर के यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया, और इन सब के साथ बाबा केदारनाथ में भी जाकर के लोगों ने वहां भी कई ऐसी चीजें की जिसपे रोक भी आपकी सरकार ने लगाई, उसका भी आपको धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को। लेकिन जो ये विकृतियां पैदा होती है, क्योंकि ये धार्मिक प्रदेश, और धार्मिक प्रदेश को जब आप पूरा टूरिज्म पे फोकस करके आप यहाँ के व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो कभी कभी लगता है कि आपकी नजर में केवल टूरिज्म है, क्या दूसरा सेक्टर नहीं है? टूरिज्म का महत्वपूर्ण उसको व्यवसाय माने, काम माने, क्योंकि हजारों लाखों लोग टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हम यदि होम स्टे की
होंगे, ये भी टूरिज्म के ऊपर डिपेंड। हम यदि होटल इंडस्ट्री को देखें और जितना हमारे हैं, होटल्स हैं और रोड्स हैं और होम स्टे हैं, तो ये सारे एक तरह से जो हमारा पर्यटक आता है तो वो यहाँ का रोजगार बढ़ाता है और उसमें कितने लोगों को लगातार रोजगार मिलता है, स्वरोजगार मिलता है। हम इसको और साथ में हमारा ट्रांसपोर्टेशन, साथ में जितनी टैक्सीज चलती हैं, बसेस चलती हैं, जितने व्हीकल्स चल रहे हैं टूरिज्म के, और तो ये सारा उससे एक बड़ा रोजगार है। लेकिन संजीव वर्मा जी स्वरूप बदल रहा है इस प्रदेश का। मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि समय की बाध्यता होती है। रविशरण जी, बड़ी अच्छी तरह से संजीव वर्मा जी ने कहा और सब समझते हैं कि हम टूरिज्म मुख्य व्यवसाय का एक माध्यम होना भी चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं जब हम केवल टूरिज्म पे फोकस करते हैं तो हम अपने प्रदेश की जो मूल स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। हम दूसरे सेक्टर को भी हमको तलाशना चाहिए, जड़ी बूटी प्रदेश की तरफ, ऊर्जा प्रदेश की तरफ। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि इस प्रदेश में चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा, आय के नए रिसोर्स तलाशने चाहिए। सर टूरिज्म ही कहाँ पर, मैं तो यही कह रहा हूँ। आप देख लीजिए जो हमारा अभी पहली बार प्रधानमंत्री जी आए थे जगेश्वर की तरफ, मतलब पहली बार उधर हुमायूं मंडल की तरफ ध्यान गया है, अच्छी बात है गया, लेकिन वहां भी क्या हुआ है, कितने जगहों पे उन्होंने कहा। मैं इसी चैनल पे और बाकी जगह भी कई बार कह चुका कि सूर्य मंदिर वहां के अलावा अगर कहीं है तो अल्मोड़ा में है, तो उसको कौन एक्सप्लोर करेगा, कब करेगा, कांग्रेस करेगी, भाजपा करेगी, 20 साल 23 साल बाद आज भी स्थिति। मैं खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा ना बीच में। मेरा कहना यह है कि पहले जो मेजर सेक्टर है उसको पूरी तरह से कर ले, हम सिर्फ लीक पे ना चले। एक पहला बात। हालांकि टूरिज्म हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे प्रदेश का टूरिज्म सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, पर बाकी सेक्टर्स की भी उतनी ही जरूरत है। जैसा कुछ आपने कहा कि टूरिज्म के जो निश बिजनेस है, जो अलाइड जिसको कहते हैं बिजनेस, जैसे हमारे पास आए तो योगा के लिए आएंगे, हमारे पास आए तो नेचुरोपैथी के लिए आएंगे, तो उन दिशाओं में हम कितना काम कर रहे हैं और सरकार की परियोजना इसमें क्या है और वो कब तक चलेगी। क्योंकि ये नहीं चलेगा कि आप बोलिए कि हम 5 साल में करेंगे, 7 साल में करेंगे, उसके बाद आइए बोलिए अगला दशक कितने दिन वेट करें। धन्यवाद रविशरण जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी और धन्यवाद अमरदीप सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रदेश को आगे कैसे ले जाए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है इस प्रदेश को स्वरूप जो प्रदेश का मूल रूप है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, उस सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने जिस तरह से इस देश में आकर के यहाँ की मूलभूत चीजों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने इस संस्कृति को बदलने का प्रयास किया, उसमें भी रोक लेना चाहिए और रोक के साथ साथ मजबूती से इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि पर्यटन आय का रिसोर्स तो बढ़े, पर्यटन का रास्ते भी तलाशे जाए, लेकिन ऐसे भी पर्यटन के नकेल कसी जाए जो इस प्रदेश के स्वरूप के साथ छेड़छाड़। धन्यवाद। देखते रहिए।